गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार पुनः आप लोगों के सामने संस्कृत लिंग्विस्टिक्स इस विषय को लेकर कोई उपस्थित हूं। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि ये एक श्रृंखला अभी चल रही है जिसमें संस्कृत भाषा विज्ञान के जो एक पक्ष है जिसमें भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता रहा है, उस वर्गीकरण के ऊपर में हम लोग विमर्श कर रहे हैं। और तदनुसार इस वर्गीकरण को हम लोगों ने खास करके एक वस्तुनिष्ठात्मक पद्धति की दृष्टि से अगर देखें तो दो भागों में बांटा था, जिसमें कि एक आकृति मूलक और दूसरा पारिवारिक या परिवार मूलक आप कहें, इस रूप में हमने जानने का प्रयास किया था। आकृति मूलक की एक विस्तृत व्याख्या आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत की और आज जो नया विषय है वह है पारिवारिक वर्गीकरण। जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह लें और हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन कह लें, इन दोनों शब्दों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हिस्टोरिकल कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, जीनियोलॉजिकल कहते हैं तो इसका क्या मतलब है। तदनुसार जो पारिवारिक वर्गीकरण है, पहले इसे हमें समझ लेना चाहिए कि यह होता क्या है। मित्रों, शब्द है परिवार। परिवार शब्द कहने मात्र से ही हमारे जितने भी स्वजन संबंधी हैं उनका बोध होता है। दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, दादी, माँ, भाई, बहन, उनकी संततियां, अर्थात एक पूरा का पूरा एक वंशानुक्रम चलता है। और उस वंशानुक्रम में भले ही हमारे मुंह, कान, नाक की स्थिति भिन्न हो, लेकिन जो आनुवंशिकता की दृष्टि से जो मूल तत्व है वो समान होते हैं। और इसी प्रकार हम उसे एक परिवार कहते हैं। और तभी हम भिन्न परिवार, पृथक परिवार, दूसरा परिवार, पहला परिवार, ऐसे सारे शब्द हम लोग निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार भाषाओं के साथ भी देखा जाता रहा है। और तदनुसार जो भाषाओं के मध्य प्राप्त आनुवंशिक और जो ऐतिहासिक संबंध है, यह इस परिवार मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत देखा जाता है, पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत विमर्श किया जाता है। आनुवंशिक शब्द की हमने व्याख्या की। इसी प्रकार ऐतिहासिक, उसी को हम इतिहास क्रम भी कह लेते हैं। अर्थात कोई भी भाषा जो आज जिस भाषा को हम बोल रहे हैं वह भाषा पूर्व में एक विविध भिन्न रूप में रही होगी। उस भाषा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से इसी प्रकार घिसते पिटते परिवर्तित होते हुए जो आज मान्य रूप ग्रहण हुआ है भाषा का, उसी को हम ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखते हैं। तो उस दृष्टि से भले ही शब्दावली भिन्न हो, लेकिन मोर और लेस जो चर्चा है, जो टर्म है, वो दोनों एक ही पद की व्याख्या कर रहा होता है, एक ही सिद्धांत की व्याख्या कर रहा होता है। इसलिए आनुवंशिक तथा ऐतिहासिक में कोई विशेष हम भेद नहीं पाते। यद्यपि कई भाषा वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक शब्द के ऊपर में टिप्पणी की है और इसे कहा कि नहीं, यह अनुकूल नहीं है, यह वर्गीकरण के अनुकूल नहीं है। और खास करके जैसे पारिवारिक वर्गीकरण की जिस पारिवारिक वर्गीकरण की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, उनको ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात, जो चूंकि आज विशेषज्ञ मैं आपके सामने जो अपना मत रख रहा हूं, वो इस प्रकार है। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं संस्कृत का। अगर संस्कृत भारतीय परिदृश्य में प्रथम भाषा है तो हमें ऐसा सिखाया जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि संस्कृत से प्राकृत भाषा निकली। मित्रों, यहां पर किसी विशेष प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने की स्थिति नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं कि संस्कृत के बाद प्राकृत। ऐसा भी हो सकता है भाषा वैज्ञानिक संदर्भ में कि प्राकृत से संस्कृत निकला हो, लेकिन जो मूल विषय है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी और हिंदी से अन्य कई क्षेत्रीय भाषाएं निकलती चली गई। और आज जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जा रही है वह मान्य भाषा के रूप में हम बोल रहे हैं। चाहे वो अवधी हो, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, या अन्य भी जो हिंदी प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा है, वो कहीं ना कहीं हिंदी से अपने संबंध को बनाए रखे है। तो अगर वो एक सिस्टम देखें तो इतिहास से है, क्योंकि क्रमशः हम बैक होते चलते चले जाते उस ओरिजिन तक पहुंचते हैं जिसको कि हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। यानी वैदिक संस्कृत, प्राकृत, लौकिक संस्कृत, पाली आदि ये सारी की सारी भाषाएं निकली। आनुवंशिकता भी तो यही बात करती है
कि कोई एक मूल तत्व है, उसी मूल तत्व से निकलते गए अन्य तत्व, भिन्न तत्व, भले ही मूल आज अपने उस मौलिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन यदि उस संबंध को ढूंढने के लिए हम चलते हैं तो हम फिर वहीं जाकर के पकड़ते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदी में कहते हैं शब्द आग, इसी आग के अगर आप मूल शब्द को ढूंढते चले जाएं तो हम कहां पहुंचते हैं? अग्नि, 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 अग्नि से आगी, आगी से आग, और मैथिली में यही भाषा जाकर के जो आगी है वो आग बन जाता है, यानी न का लोप हो रहा है, लेकिन ध्वनि वहां पर सुरक्षित है, जो उसकी आनुवंशिकता है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि जिस प्रकार एक परिवार के मूल में उनके आदि पुरुष होते हैं, जिसे हम जीनियोलॉजी कहते हैं, अगर जीन के हिसाब से हम चर्चा करें, नाक कान आंख के रूप में हो सकते हैं कि सारे के सारे स्वजन भिन्न होते ही हैं देखने में। यदि एक तरह अपनी आकृति लेकर के चलता है तो दूसरे जो उसी का भाई बी जो है उसकी आकृति भिन्न होती है, लेकिन मूल में जो आनुवांशिकता का जो है वो उन्हीं के पारिवारिक जो एक पूर्वजों की परंपरा चली आती है। इसी प्रकार यह भाषा है, इसलिए इस भाषा को पारिवारिक कहा गया। अब इस भाषा की जो स्रोत हैं, जो पारिवारिक भाषा है, परिवार मूलक भाषा, जब इनके ऊपर विमर्श किया जाता है तो ये स्रोत हम कैसे इसको ग्रहण करते हैं? तो इसके रूप में देखा जाना चाहिए कि ध्वन्यात्मक तथा जो रूप रचनात्मक अनुरूपताएं हैं, इतिहास, पुरातत्व तथा अन्य स्रोतों से जो पुष्ट पारस्परिक संबंध है, इन्हीं सारे स्रोतों के आधार पर हम भाषा का एक परिवार बनाते हैं, भाषा के परिवार का निर्माण करते हैं। इसे फिर से समझें, कहीं हम ध्वनिगत साम्य देखते हैं, कहीं हम रूप रचना रूपगत साम्य देखते हैं, कहीं हम जो इतिहास और पुरातत्व आदि में, जो अभिलेख आदि में मिले हुए हैं, उनका ही रूप हम देखते हैं, और ये कोई जो अन्य स्रोत हैं, ये आपस में पारस्परिक संबंध का यदि निर्माण कर रहा होता है तो तदनुसार हम उस भाषा परिवार का निर्माण करते हैं और उसका नाम देते हैं पारिवारिक। अब आते हैं कि यह परिवार मूलक के जो विविध पक्ष है, यह भी अपने आप में एक विचारणीय पक्ष है, क्योंकि इसके विषय में भी कई अभिमत हैं, कई लोगों ने अलग अलग ढंग से इसके विश्लेषण की बात कही है। कोई भिन्न 4 स्वरूप मानते हैं, कोई अन्य 4 स्वरूप मानते हैं, कोई 6 रूप मानते हैं। तो तदनुसार वो सारा आपके सामने उपस्थित है कि इसके जो विविध पक्ष हैं, यह जो पक्ष आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं अभी तीनों पक्ष भारतीय भाषा वैज्ञानिकों का रखूंगा। ये डॉक्टर देवीदत्त शर्मा हुए हैं, जिनके पुस्तकों की भी मैंने लिस्ट में चर्चा की थी कि भाषा विज्ञान के कुछ जो अच्छी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में यह एक बढ़िया पुस्तक है, छात्रों के पास यह होनी चाहिए। ये कहते हैं कि इस परिवार मूलक के अन्वेषण, अगर परिवार का निर्माण किया जाए तो किस प्रकार हम भाषा के परिवार का निर्माण करेंगे, तो उनमें ये विषय विचारणीय होने चाहिए। एक का नाम दिया उन्होंने ध्वनि प्रक्रियात्मक अनुरूपता। मित्रों, अभी विश्लेषण के क्रम में मैंने शब्द रखा था ध्वनि साम्य। इसी प्रकार है रूपात्मक अनुरूपता, कि जो कोई भी भाषा है, कोई शब्द है, वो देखने में एक समान लगता हो। रूप रचनात्मक पद्धतियों की अनुरूपता, इसी को किसी भिन्न ने व्याकरण साम्य नाम दे दिया है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से भी उसमें हम समानता पाते हैं या हमें प्रतीत होता है। और शब्दावली की अनुरूपता, जो शब्द हैं दोनों भाषाओं या भिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं, वो किसी ना किसी रूप में एक बॉन्ड क्रिएट करता हो, एक संबंध बनाता हो, एक अपने आप को समान रूप में प्रस्तुत करता हो। तो ये डॉक्टर देवीदत्त शर्मा ने ये 4 पक्ष बताए हैं जो परिवार मूलक के हैं। इसी प्रकार एक वे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, ये भी अच्छे भाषाविद हुए हैं। इन्होंने ये 4 पक्ष अपने हमारे सामने रखा है परिवार मूलक वर्गीकरण का। स्थानिक समानता, शब्दों की समानता, व्याकरण साम्य, ध्वनि साम्य। डॉक्टर कर्ण सिंह एंड ऑल ऐसे जो भाषा वैज्ञानिक हैं, वे इन्हीं 4 को फोकस करते हैं, इन 4 को हमारे सामने व्याख्या में लाते हैं। लेकिन एक और हुए हैं बड़े अच्छे भाषा वैज्ञानिक, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा। बड़े सुंदर वो विश्लेषण करते हैं। इन्होंने परिवार मूलक वर्गीकरण को अत्यंत सरल और सहज ढंग से समझाते हुए यह मूल 6 प्रकार के उन्होंने विषय को प्रस्तुत किया। ध्वनि यानी ध्वनिगत साम्य, पद रचना की दृष्टि से साम्य,
वाक्य रचना अर्थात वाक्य निर्माण की दृष्टि से साम्य। अब जैसे उदाहरण के लिए जो हिंदी को कॉम्प्लीमेंट करने वाली भाषा है, उनकी अगर वाक्य विन्यास देखेंगे तो आपको समान चलेगा, ठीक है। इसी तरह से अर्थ की दृष्टि से साम्य, शब्द भंडार एक समान होना और स्थानिक निकटता। तो अगर हम इसका विश्लेषण करें ये सारे शब्द के, इन सारे का, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा जो प्रवर्तित 4 मत है, उन 4 मत के ही अंतर्गत ये 6 के 6 समाविष्ट होते हैं। लेकिन आगे मैं क्रमशः जब विश्लेषण करूंगा तो कैसे समावेश होता है इसको भी मैं वहां पर विश्लेषण में अभी लाऊंगा। पहले हम केवल इसके सारे पक्षों को ध्यान में रख लें। इसके बाद अब हम जो मेरा जो मूल फोकस है वो देवीदत्त शर्मा के विषयों की व्याख्या करते हुए फिर मैं आऊंगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याख्या करने के लिए। उनके द्वारा प्रदत्त जो बिंदु है उनकी चर्चा करूंगा। ध्वनि प्रक्रियात्मक अनुरूपता, इनको फोनोलॉजिकल कॉरेस्पॉन्डेंसेस के रूप में इंग्लिश में टर्म प्रयोग हुआ है। मैं अपनी जो बात यहां पर रख रहा हूं इसको अगर सरल सहज शब्द में लें तो इतनी लंबी शब्दावली की आवश्यकता नहीं है कि हम ध्वनि प्रक्रियात्मक अनुरूपता कहें। हम ध्वनि साम्य यह भी अगर सबटाइटल बनाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उसकी व्याख्या कैसी हो रही है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो ध्वनिगत साम्य है इसके उस मूल विषय को समझिए क्या कहता है कि किसी समान अर्थ के द्योतक शब्दों में पाई जाने वाली ध्वनियों में परस्पर एक ही मूल में विकसित होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। जैसा हमने शुरू में कहा कि पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत किसी एक मूल भाषा का अन्वेषण होता है और तदनुसार अगर आप देखेंगे तो एक इस प्रकार का चिंतन डेवलप हुआ कि उन मूल भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इनको प्रायः सर्वाधिक प्राचीन भाषा मान करके तदनुसार इसकी चर्चा आगे की गई। हम इसमें ध्वनिगत साम्य को लेकर के एक शब्द मात्र पर फोकस कर रहे हैं, वह है अपना जिसे हम दस कहते हैं और संस्कृत में जिसे दश है ना, द श तालव्य श होता है वहां पर। तो ये 10 शब्द देखिए कि अलग अलग भाषाओं में कैसे आ रहा है। जर्मन में इसे सेहन कहते हैं, सेहन, ठीक है, प्राचीन जर्मन है ये। इसके बाद तैहुन कहते हैं गाथिक में, तेहन कहते हैं सेक्सन, वही भाषा एक है। तियेन कहते हैं एंग्लो सेक्सन में, तेन या टेन इंग्लिश में कहते हैं। पहले हम शब्द देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं साम्य आपके सामने उपस्थित करूंगा। लैटिन जो भाषा परिवार है उसमें आप देखेंगे डेकेम, डेकेम जैसे कहें। दिए की इटालियन में कहा जाता है, फ्रेंच में दिस कहा जाता है और ग्रीक में देका कहा जाता है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर भारत और ईरानी में हम लोग आएंगे चर्चा करने के लिए। मित्रों, अगर आप कहते हैं 10 तो इसका यह मतलब नहीं है कि एज इट इज 10 जो शब्द है या 10 जो शब्द है वो पूरे के पूरे आपको किसी मूल भाषा में मिले। लेकिन हम यहां पर समझने के लिए हमारे लिए क्या है कि द के क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं और स के क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। द का वेरिएशन आपको त होता है, द का वेरिएशन अगर आप देखें स हो रहा है, द का आप देखें जो ये बड़े समझ की बात है, स का वेरिएशन आपको ह मिलता है और जो स्वर वर्ण है वो स्वर वर्ण आपको अपने उन्हीं जो शब्द जो स्वर वर्ग है उसमें अपने को लेकर के घूमता रहता है। अ ए भी हो सकता है, अ ई भी हो सकता है, क्योंकि ये ध्वनि है, ठीक है। आज देखिए कि शब्द है आज, ठीक है, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं। यही क्षेत्रीय भाषा में आप जाएंगे तो ज जो है वो य में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ज की टेंडेंसी य में परिवर्तित होने की है। तो उचित उच्चारण क्या होना चाहिए था? आय। जिस तरह आज बोलता है तो आय उच्चारण होना चाहिए था। लेकिन उस क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से जो स्वर विकृति होती है और शब्द बन जाता है आय, यानी आय यानी टुडे, ये मैथिली में होता है। तो ये जो आय शब्द है वहां पर आ जो है उसमें विकार हो रहा है, यानी आ अपने को एक ऐसे स्वर में बदल रहा है जो कि क्षेत्रीय प्रभाव को द्योतित होता है। तो यहां पर भी जो 10 है उस 10 को देखिए, से शब्द बन रहा है, से सह, सह बना, 10 का सह बना।
सह का जो अ है वो विकृत होकर के ए हो रहा है। मतलब ध्वनि जो है जो उसकी जो ध्वनि है वो ध्वनि है वही वहां पर विद्यमान, लेकिन जो जब हम निकालते हैं शब्द तो वो शब्द एक दूसरे रूप में निकल रहा है। इसी तरह तयहुन है, जो स है वो तय बना है और हन जो है वो हुन बन रहा है। ये गाथिक लैंग्वेज है, उसमें है। तेहन देखिए, ते 10 देह, 10 का देह, देह का तेह, क्योंकि द त में कन्वर्ट हो रहा है। त द में आप लोग जानते हैं संस्कृत में तो यह प्रक्रिया है, झलम जशोंते आदि के माध्यम से इसकी सिद्धि की जाती है। तियेन, जो तेहन है वो तेहन का जो तेह है वो देखिए तिये बन रहा है एंग्लो सेक्शन में जाकर के, और संस्कृत और जो इंग्लिश में है वही 10 और 10। वो 10 जो है देखिए कहां से जर्नी शुरू रही है, सेहन से शुरू हुआ, तयहुन बना, तेहन बना, तियेन बना और 10 बना। ध्वनिगत साम्य है। इस कारण से भी इस समानता को देखते हुए ध्वनि के आधार पर हम लोग एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो पारिवारिक कहलाता है। सिमिलरली लैटिन में देखिए, ये लैटिन ग्रुप के शब्द होंगे डेकेम, दिए की, दिस और देका। स जो सी जो है आप देखेंगे कि जो उसमें जो सी है जो क को डिनोट करता है, हमें उसको फोकस करना है। जो शतम और केंतुम जब आप लोगों के सामने आएंगे, हम ध्वनि नियमों के अंतर्गत जब चर्चा करेंगे, अभी जब भाषा का और विशिष्ट वर्गीकरण होगा तो शतम केंतुम के माध्यम से हम इसे सी क च, इसको स क च को समझते हैं। तो ये भाषा का विश्लेषण है, ध्वनिगत साम्य देखते हैं। और तो और देखिए, भारत और ईरानी शाखा की जो भाषाएं हैं, संस्कृत में दश है और अवेस्ता में 10 है। तो इसका यह मतलब नहीं कि हिंदी में पाया जाने वाला जो 10 है वो अवेस्ता से आया है, बल्कि हमने अपने श को स में, संस्कृत जो ग्रुप है उस संस्कृत ग्रुप ने श को स में कन्वर्ट कर दिया। आज भी आप देखेंगे कि कई भारत के कई ऐसे प्रदेश है जिसमें तीनों श और स का सम्यक उच्चारण नहीं होता और तीनों के लिए एक ही स प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। और यही कारण है कि जो और ये स ह में, अगर आप जैसे अभी हमने कहा था स कैसे ह में कन्वर्ट होता है, तो एस्मीज जो है, एस्मीज में आप देखेंगे स की स्पष्टता नहीं है, वहां पर स को ह कह दिया जाता है। और एक मुहावरा और एक हास्य, एक व्यंग्य चलता है संस्कृत में कि वहां पर शतपुत्रो भव आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, क्योंकि श के बदले में मुंह से ह निकल आता है, हतपुत्रो भव। इसलिए असम कोई लोग, हम लोग असम जिसे कहते हैं, वहां अगर असम में रहने वाले जो लोग हैं उसको वो अहोम कहते हैं। तो स और ह का भी साम्य हमें दिख रहा है। इसी प्रकार जो ये 10 आदि जो शब्द हमारे यहां आया है, हमने श को स कहा इसलिए ये 10 आया। जो हमारे जो उत्तर भारत के जो कुछ प्रदेश हैं वहां पर श होता ही नहीं, वहां पे शशि नहीं होते, वहां पर ससी होते हैं। तो ये भाषा की प्रकृति है, जो अपने को जहां पर इजी होता है उधर की ओर वो भाषा अपने बहाव को ले लेती है। और संस्कृत में जो दश है, अवेस्ता में वह 10 है, लेकिन जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उसमें ये 10 आकर के बन जाता है। तो ये ध्वनिगत साम्य जो है, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, समझा। इसके बाद एक है रूपात्मक अनुरूपता, जो इसके जो फॉर्म है, फॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंसेस। फॉर्म यानी कोई शब्द किस प्रकृति में, किस रूप में पाया जा रहा है, हम उसको देखते हैं कि रूपात्मक दृष्टि तथा उनमें जो सांकेतिक दृष्टि, संकेतित दृष्टि से यत किंचित अंतर के कारण भी अर्थ की दृष्टि से जब एक रूपता होती है, हम उसको रूपात्मक अनुरूपता कहते हैं। मित्रों, एक चीज ध्यान रखना है कि हमने शुरू से ही बात की है, जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व, इनको बहुत महत्व दिया जाता है। अर्थ तत्व और संबंध तत्व के आधार पर ही परिवार का वर्गीकरण। कभी कभी क्या होता है कि हमें शब्द समान दिखता है लेकिन अर्थ भिन्न दिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कई बार आप लोगों के सामने हमने चर्चा की है घर्म शब्द लेकर के। संस्कृत में घर्म शब्द का अर्थ होता है धूप, लेकिन यही शब्द अपने अन्य भाषाओं में जाकर के अपने अर्थ को परिवर्तित कर लेता है। भोजपुरी में धूप ही रहता है, लेकिन वहीं का जो प्रादेशिक वहां की भाषा है मैथिली, वहां पर घर्म से घाम शब्द बनता है, जिसका अर्थ हो जाता है पसीना। घाम चू रहा है, अर्थात पसीने की बूंदें टपक रही हैं। लेकिन जो रूपगत जो साम्य है, तो उस रूपगत साम्य के आधार पर भी हम उसको एक परिवार की भाषा समझ लेते हैं।
अर्थगत कभी कभी साम्य होता है तो इसके आधार पर भी एक ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और हमें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि यदि यह चार तत्व, ये चार पक्ष हमारे सामने दिए गए हैं तो ये इदम इत्थम नहीं है, ये एसेंशियल्स नहीं है कि यह होगा तभी भाषा की परिवार का वर्गीकरण होगा या यह नहीं होगा तो पारिवारिक वर्गीकरण नहीं बनेगा। नहीं, ये सब सारे संभावित तत्व है कि ये जब हम मिलाते हैं, मेल खाता है, तब हम उसे एक परिवार की भाषा मानते हैं। क्योंकि इन सब में विरोध भी है, ये सब परस्पर एक दूसरे का विरोध भी करते हैं और परिवार से भिन्न भी अर्थ निकलता है, जिसकी हमने एक लंबी सूची दी है कि किन कारणों से ये जो है ये पारिवारिक भाषा का विरोध करता है। उसके भी मैंने बुलेट्स आपके सामने रखे हैं जिसकी चर्चा करेंगे। तो ये रूपात्मक अनुरूपता है। इसके बाद जो है एक रूप रचनात्मक पद्धतियों की अनुरूपता, जिसे बाबूराम सक्सेना या डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा आदि ने व्याकरण साम्य कहा है, पद रचना साम्य कहा है। अब इसमें क्या होता है कि एकाधिक भाषा समुदाय के लोग दीर्घ काल तक परस्पर संपर्क में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के शब्दों का विनिमय करते हैं, आपस में एक दूसरे के शब्दों का हम लोग विनिमय करते हैं। ठीक है, अब एक जगह लोग रहते हैं, कई सारी भाषा समुदाय के लोग होते हैं। अब दिल्ली मात्र पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर भारत के भी लोग, दक्षिण भारत के भी लोग, पूर्व भारत के भी लोग, पश्चिम भारत के भी लोग, मध्य भारत के भी लोग एक साथ रहते हैं। एक ही कॉलोनी है, एक ही कॉलोनी में कई सारे अलग अलग भाषा परिवार के लोग रह रहे हैं। और डे टू डे लाइफ में जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो उनके शब्द को हम ग्रहण कर लेते हैं, हमारे शब्द को वे ग्रहण करते हैं। आप लोग यदि कभी भूले भटके कभी क्रिकेट मैच आदि देख रहे होते हैं तो जो विदेशी खिलाड़ी होते हैं उनकी भी आप भाषा सुनेंगे कि वो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये जो चीजें होते हैं और यही विनिमय, एक्सचेंज होता है, और इस प्रकार से एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में चला जाता है, दूसरी भाषा का जो शब्द है वो भिन्न भाषा में आ जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे संस्कृत से द्रविड़ परिवार में शब्द गए, द्रविड़ परिवार के शब्द संस्कृत में आए। अब उदाहरण के लिए तेलुगु शब्द है, तेलुगु में आप पाएंगे जो अन्नमु शब्द होता है, जो चावल आदि के लिए, धान आदि के लिए, अनाज आदि के लिए अन्नमु शब्द प्रयोग होता है। हमारे यहाँ संस्कृत में भी देखिए क्या है, अन्नम शब्द है। अब वही उस भाषा, जबकि देखिए दोनों भिन्न भाषा परिवार है, वो द्रविड़ भाषा परिवार है, इधर आर्य भाषा परिवार कहते हैं। क्षमा करेंगे, ये मैं केवल भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने के लिए भाषा परिवार का नाम ले रहा हूं, नहीं तो भारत का सारा भारत एक ही परिवार है, कोई संस्कृत परिवार नहीं, कोई द्रविड़ परिवार नहीं। लेकिन जो भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण है उसमें भाषाओं की विशेषता, भाषाओं की कुछ प्रकृति को आधार बना करके ये भाषाओं का वर्गीकरण हुआ है। तो तदनुसार जो मैंने अन्नमु आदि का उदाहरण दिया, या ऐसे ही देखिए जैसे आज हम श्री कहते हैं, आप नाम आदर सूचक शब्द हम श्री लगाते हैं, और उसी श्री का देखिए परिवर्तित रूप जो आप तमिल में जाकर के देखेंगे वहां तिरु हो रहा है, तिरुवनंतपुरम। अगर आपने नाम सुना है तो देखिए प्रकृति वही है, वहां पर व्याकरणगत साम्य को पकड़िए। अगर श्री अनंतपुरम लगाएंगे तो श्रीअनंतपुरम हो जाएगा, लेकिन वहां पर श्री का तिरु हो रहा है, तिरु प्लस अनंतपुरम तो उ का अ होकर के वह बन रहा है, और वो तिरु श्री अनंतपुरम जो है वो तिरुवनंतपुरम बन रहा है। त्रिवेंद्रम शब्द देखिए, श्री इंद्रम से, ये तिरु इंद्रम से त्रिवेंद्रम शब्द बना है। तो यहां पर क्या है कि हम ध्वनिगत साम्य की बात आई, ये शब्द की प्रकृतिगत, जो शब्द एक दूसरे शब्द को ग्रहण करना, इस शब्द के ग्रहण करने के बाद जब भाषा में वो मूल रूप में विद्यमान हो जाता है तो उससे भी हम एक परिवार का निर्माण करते हैं, और जिसे कि रूप रचनात्मक पद्धतियों की अनुरूपता हम नाम देते हैं। मित्रों, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शब्दावली की अनुरूपता। बल्कि अभी जो हमने उदाहरण दिया आपके सामने में तिरु और श्री आदि का, एक ही उदाहरण हम कई सारी जगह पे प्रयोग में ले आते हैं, एक ही उदाहरण से कई सारे सिद्धांतों की सिद्धि कर लेते हैं। और तदनुसार ये जो अभी चर्चा हम लोगों ने की है
संस्कृत से द्रविड़ परिवार की, या इसी तरह इंग्लिश और संस्कृत में जो हम लोगों ने शब्दों का आदान प्रदान किया, या आज भी हो रहा है, हमने यहाँ का पंडित शब्द ले लिया और वहाँ के पंडित शब्द में वो इंग्लिश में भी पंडित शब्द आज चला गया। तो ऐसे कई सारे शब्दों का आदान प्रदान है। हमें यह भी स्मरण हो रहा है कि जय हो शब्द जो है, इस शब्द को भी जब ये गाना आया था और हिट हुआ था तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने डिक्शनरी में इस शब्द को समाविष्ट किया था, और उस साल की जो सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली दूसरा सबसे जो बड़ा शब्द था वो जय हो शब्द था। तो आदि इस प्रकार भाषाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग रचनात्मक पद्धतियों की अनुरूपता का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इसके बाद और भी कई सारे क्षेत्र हैं और भी कई सारे विषय हैं जहां पर कि हमने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी के आधार पर एक अच्छा खासा वर्गीकरण करते हुए मैं शब्दों का एक मैपिंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा वो मैप, जिसमें कि हम एक एक शब्द देखेंगे कि एक मूल शब्द संस्कृत का ग्रीक में क्या है, लैटिन में क्या है, अवेस्ता में क्या है, इंग्लिश में क्या है, या अन्य भाषा में जाकर के किस प्रकार अपने स्वरूप को प्रकट कर रहा है, लेकिन वह मूल उसी तरह से विद्यमान रहता है, ध्वनि वही रहता है, वर्ण अपनी प्रकृति बदल लेता है। तो मित्रों, इसके बाद हम अपने इस परिचर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना है और आप इसे अवश्य सुने, और अगर किसी भी प्रकार की टिप्पणी हो तो हम तक जरूर भेजें। हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे इसी विषय के एक्सटेंशन को लेकर के। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।